अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 2024 इलेक्शन विल बी डर्टीएस। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय इज़हार ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। क्या 2024 के चुनाव भारत के इतिहास के सबसे घृणित चुनाव होंगे? पॉलिटिक्स में आपको जिंदा रहना पड़ता है। कैसे ऑपोजिशन एक दूसरे के साथ जुड़ने के प्रयास में है और बीजेपी उन्हें तोड़ने के। That elected government will be toppled by money. क्या है ऑपरेशन लोटस? ये लोग जो है ऑपरेशन लोटस हर स्टेट के लिए चला रहे हैं। महाराष्ट्र में चल रही हॉर्स ट्रेडिंग 2024 का ट्रेलर कैसे, क्या है इस हॉर्स ट्रेडिंग का इतिहास, बीजेपी और ऑपोजिशन किस चाल की तैयारी में है, क्या है ऑपोजिशन के गेम का सबसे बड़ा मोहरा और कैसे 2024 सबसे घृणित चुनाव हो सकता है, सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना। 2024 कैसे गंदगी से भरा चुनाव होगा, वो जानने से पहले जो आज के समय महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चल रहा है वो समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स कुछ अलग प्रकार की चल रही है। 2018-19 में शिवसेना, जो कि बीजेपी की अलाय पार्टी थी, वो बीजेपी को ह्यूमिलिएट कर रही थी। शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ पूरे ऑपोजिशन को यूनाइट होने के लिए आग्रह कर दिया। 2019 के आम चुनाव से पहले बीजेपी के सपोर्टर्स के लिए भक्त वाला जाइब मारते हुए नेशनलिज्म पर स्टैंड क्लियर करने को कहा और बार बार अलायंस तोड़ने की बात करी। अजीब अजीब इस प्रकार के बयान आने लगे और इस सब के बाद भी बीजेपी शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। 152 सीटों पर बीजेपी लड़ी और 124 सीटों पर शिवसेना। बीजेपी अधिक सीटों पर लड़ने के बाद भी 70% सीट्स जीत गई और शिवसेना मात्र 45%। नतीजे आए और पता चला 288 में से 106 सीट्स बीजेपी, 56 सीट्स शिवसेना, 53 सीट्स एनसीपी और 44 कांग्रेस जीत गई। सपोजिटली सरकार बीजेपी और शिवसेना को मिलकर बना लेनी चाहिए थी, पर शिवसेना ने सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ बना ली। ये एक अनहोली अलायंस था क्योंकि बाला साहिब ठाकरे के कांग्रेस के बारे में कुछ इस प्रकार के विचार थे। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है, आई विल क्लोज माय शॉप। इस प्रकार के अनहोली अलायंसेस के बारे में आगे चर्चा करेंगे विस्तार में, लेकिन अभी स्टोरी पर वापस चलते हैं। सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ही क्या जो सब कुछ ठीक चलने दे। फिर आज से एक वर्ष पहले शिवसेना के 40 एमएलए शिवसेना को छोड़कर बीजेपी के साथ मिल गए और बीजेपी शिवसेना, जिन्हें पहले ही सरकार साथ बना लेनी चाहिए थी, उन्होंने अब सरकार साथ मिलकर बना ली। अब महाराष्ट्र में दो शिवसेना है। शिवसेना ओरिजिनल, जो पहले उद्धव ठाकरे के पास थी, अब वो शिंदे के पास है और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे एक नई पार्टी बन गई, वो अब उद्धव ठाकरे के पास है। लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स यही नहीं रुकी। एनसीपी, जो कि शरद पवार की पार्टी थी, उसमें से शरद पवार के नेफ्यू अजीत पवार, जो कि पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, वो अपने साथ 8 अन्य एमएलएज को लेकर बीजेपी शिवसेना के साथ मिल गए और ये भी एक अनहोली अलायंस हो गया क्योंकि आज से पहले बीजेपी अजीत पवार को चक्की पीसिंग करा रही थी। तो सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पीसिंग। हसन मुशर्रफ, जो कि अजीत पवार के साथ बीजेपी में मिले हैं, उन पर 200 करोड़ के घोटाले का आरोप भाजपा खुद लगा रही थी। हसन मुश्रीफच्या समोर पुढच्या कारवाई संबंधीचा मार्ग आता न्यायालयाने मोकळा केला आहे। आता ईडी पुढची कडक कारवाई करू शकते। शेतकऱ्यांची फसवणूक, मोठ्या प्रमाणात कोट्यावधी रुपयाचे मनी लॉन्ड्रिंग, बँकेत संबंधित झालेला गैरव्यवहार, 2000 कोटीचा घोटाळा, मुश्रीफ साहेब आता बैग भरून तैयार रहा। फिर थोड़े ही टाइम में अन्य समाचार आए कि एनसीपी के 28 अन्य एमएलए यानी अजीत पवार और 8 अन्य एमएलए समेत टोटल 37 एमएलए भाजपा के साथ अलायंस करने के लिए आ गए हैं। भाजपा ने सबसे बड़ी पार्टी यानी 106 सीट होने के बाद भी शिंदे को, जिनके पास मात्र 40 एमएलए हैं,
उन्हें सीएम पद दे दिया और डिप्टी सीएम का पद 37 एमएलए वाले अजीत पवार को दे दिया और भाजपा के फडणवीस भी संयुक्त रूप से डिप्टी सीएम बनाया गया। उधर से एनसीपी ने अजीत पवार पर एक्शन ले लिया, लेकिन अजीत पवार का बयान आया कि एनसीपी के सभी एमएलए का सपोर्ट उन्हें है और तो और शरद पवार तक का सपोर्ट उन्हें है। अटकलें ये लगाई जा रही हैं अब कि इस सब में कहीं ना कहीं शरद पवार का हाथ है और अजीत पवार ने तो ये भी बोल दिया है कि एनसीपी में कोई स्प्लिट है ही नहीं। लेकिन आप विडंबना देखिए, आज इतने सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद बीजेपी ने सीएम पद शिवसेना को दे दिया, जो कि वो सबसे पहले मांग रही थी, और तो और अनहोली अलायंस को साथ जोड़कर डिप्टी सीएम तक का पद शेयर कर लिया। लेकिन क्या बीजेपी ने ये सब कुछ बिना सोचे समझे ही कर दिया? तो उनके सामने एक बड़ी पिक्चर है। महाराष्ट्र लोकसभा में 48 सीट रखने वाला एक बड़ा राज्य है। यदि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो ये बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक होता और इसका परिणाम बीजेपी ऑलरेडी देख भी चुकी है। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल के पोल हुए 2023 फरवरी में। एक तरफ थी बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस, एनसीपी और टूटी हुई शिवसेना का अलायंस, और इस अलायंस ने 5 में से 3 सीट जीत ली। 2024 में यदि ये अलायंस साथ में खड़ा होता तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता था। 2019 में बीजेपी 23 सीट जीती थी, शिवसेना ने 18 सीट जीती थी। शिवसेना से अलायंस टूटने पर सीधा 18 एमपी का नुकसान और एनसीपी के 4 एमपी भी थे, तो ये नुकसान भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता था। तो ऐसे में महाराष्ट्र का रास्ता बीजेपी ने अब सुगम कर लिया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि उनके साथ अब ये सारे एमपीज हैं। क्या ये जो पूरी डिफ्लेक्शन महाराष्ट्र में हुई वो अभी महाराष्ट्र में हुई या इस डिफ्लेक्शन का कोई लंबा इतिहास है? वो आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार का डेप्यूटी सीएम बनना या बीजेपी से मिलना, इसे बेसिकली डिफ्लेक्शन कहते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज इसे हॉर्स ट्रेडिंग कहती हैं और आम आदमी की भाषा में ये सत्ता की भूख कहलाती है। शरद पवार का ये पुराना वीडियो देखिए। ये तब तक ये गाड़ी चलने वाली है वहाँ। तो आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि शिवसेना और आपकी जो कांग्रेस पार्टी है मिलके कभी सरकार बना लेंगे वहाँ? कहाँ? मुंबई में सेना के साथ? हाँ, हमारी पार्टी कभी सेना के साथ सरकार नहीं बनेगी, न बीजेपी के साथ सरकार बनेगी। आज एनसीपी वाले पहले शिवसेना और अब बीजेपी दोनों के साथ सरकार बना चुके हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और जैसा कि दिख रहा है कि एनसीपी दोनों टूट चुकी हैं। यह क्लियर केस है पर्दे के पीछे हुई हॉर्स ट्रेडिंग का और सत्ता की भूख का, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी सब मिले हुए हैं। पर यह कुछ नया नहीं है, पूरा इतिहास है भारत में हॉर्स ट्रेडिंग का। 1967 में गयालाल नाम का एक व्यक्ति हरियाणा के होडल क्षेत्र से इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत जाता है एमएलए का और अचानक से कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है। इस घटना के 15 दिन के अंदर गयालाल 4 बार पार्टियां बदल लेता है। पहले कांग्रेस छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट, उसके बाद फिर से कांग्रेस और उसके बाद फिर केवल 9 घंटे के अंदर अंदर यूनाइटेड फ्रंट में वापस आ जाता है। यह आदमी जब दोबारा कांग्रेस में आया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया था कि गयाराम अब आयाराम है, पर 9 घंटे के अंदर ही आयाराम फिर से गयाराम हो गया। आदमी खरीदने का ऐसा गेम चला कि हरियाणा की असेंबली डिसॉल्व हो गई और प्रेसिडेंट रूल लग गया। 1978 में और गजब हुआ, कांग्रेस को तोड़कर कांग्रेस आई बनी, जिसमें आई का मतलब था इंदिरा। हॉर्स ट्रेडिंग का खेल शुरू हुआ और कांग्रेस आई के पास 76 मेंबर्स लोकसभा में और 65 मेंबर्स राज्यसभा में आ गए बिना चुनाव लड़े। इसके बाद यह सब इतना अधिक होने लगा कि 1985 में भारत सरकार को एक एंटी डिफ्लेक्शन लॉ बनाना पड़ा। क्या लिखा है इस कानून में? पॉलिटिकल डिफ्लेक्शन का राक्षस भारत के लिए चिंता का विषय है। इसे ना रोका गया तो यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। इस बिल के बाद एक एमएलए या एमपी 2 केसेस में डिस्क्वालीफाई हो सकता था। पहला केस, अगर वो वॉलंटियरली उस पार्टी को छोड़ दे जिस पार्टी के टिकट पर उसने चुनाव लड़ा है और जीता है। दूसरा केस, अगर वो अपनी पार्टी के निर्देश के विरुद्ध जाकर संसद में वोटिंग करे या एब्सेंट हो जाए। कानून आने के बाद इन घटनाओं का स्वरूप बदल गया, बिल के अंदर कुछ लूपहोल्स ढूंढते हुए। 1993 का जेएमएम ब्राइबरी केस, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव की सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन झेल रही थी और अचानक से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ मेंबर्स नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए वोट डालते हैं, वहीं जनता दल के मेंबर्स एब्सेंट हो जाते हैं। 1990 में लालू यादव अडवाणी का रथ रोकते हैं। बीजेपी लालू की सरकार से बिहार में अपना सपोर्ट वापस ले लेती है और अचानक से बीजेपी के 39 में से 13 एमएलए टूट जाते हैं। इसी प्रकार 1993 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1995 में कम्युनिस्ट पार्टी और 2002 में जब कांग्रेस साथ नहीं दे रही थी तो जेडीयू
और बहुजन समाज पार्टी को तोड़ा गया था लालू यादव द्वारा। ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं पूरे देश में हर पार्टी के, पर यह डिफ्लेक्शन या हॉर्स ट्रेडिंग केवल भारत में नहीं है। एक एग्जाम्पल देखिए, विलियम ग्लैडस्टोन कंजर्वेटिव पार्टी की टिकट से चुनाव जीत कर आए थे, पर लिबरल पार्टी में डिफ्लेक्ट हो गए, मिनिस्ट्री मिली और बाद में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉलोनीज जैसा पद। यह ब्रिटेन का केस है। जोसेफ चैम्बरलेन 93 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ डिफ्लेक्शन किया था इन्होंने। राम से मैकडॉनल्ड्स, ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं ब्रिटेन के, इन्होंने भी पद के लिए यही सब किया था। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। भारत में आज यही शर्मनाक काम बीजेपी सबसे अच्छे से करती दिख रही है। अब पार्टी छोड़कर लोग नहीं आते, पार्टी तोड़कर पार्टी समेत आ जाते हैं। पर इस काम के इतिहास को देखें तो हमाम में सब नंगे हैं। केवल भारत में नहीं, विश्व में ऐसे उदाहरण हैं। पॉलिटिक्स मक्कारी का गेम है और दुर्भाग्य से हॉर्स ट्रेडिंग उसका एक अंग है। परंतु इस गलत प्रैक्टिस का 2024 पर क्या असर होगा? भारत की ऑपोजिशन पार्टीज किस गेम में व्यस्त हैं, वो आगे देखते हैं। भारत की राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा पुरानी है, लेकिन 2024 के चुनावों को घटिया बनाने के लिए मात्र ये काफी नहीं है, उसमें अनहोली अलायंस का तड़का लग जाए तो मजा ही आ जाए। आम आदमी पार्टी सबके साथ मिलने को तैयार है, लालू से लेकर अखिलेश तक। 2015 में अरविंद केजरीवाल लालू के साथ दिखे थे, बाद में सफाई दे रहे थे, लालू ने मुझे हक किया, मैंने लालू को नहीं। आज उन्हीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता लालू और उनके परिवार को बचाने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। 2009 के बीच तेजस्वी यादव की उम्र करीब 14 से 16 साल रही होगी और 14 से 16 साल की उम्र में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही नहीं सकते, उसकी कोई मान्यता ही नहीं है। केजरीवाल जी की पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए इमरजेंसी तक को डिफेंड कर दिया। पता कि इंदिरा गांधी के समय में इस तरह का किया गया, पर जानकार कहते हैं कि उस समय में भी इस तरीके से दुर्भावना से जो है लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं बनाए गए, लोगों को जबरदस्ती जेल में भेजा गया। उस वक्त फिर भी कुछ मर्यादाओं का जो है पालन किया गया, अब जो है सारी मर्यादाएं केजरीवाल अखिलेश को गाली देते थे, आज उनके साथ खड़े हैं। पिछले 2 साल में मेरे को पता चला अखिलेश यादव की सरकार में 102 दंगे करवाए गए हैं। और इस प्रकार की अनहोली अलायंस बनाने के लिए वो कुछ इस प्रकार के तर्क दे रहे हैं। जो झगड़ा है वो आपको भूलना पड़ेगा। जिन्हें जोड़ तोड़ की राजनीति समझ नहीं आती थी, वो आज क्या कर रहे हैं। मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये जोड़ तोड़ की राजनीति, ये अलायंस, ये सब मेरे को समझ नहीं आते। उधर से जो शिवसेना हिंदुत्व का झंडा उठाती थी, I am a Hindu, a mad Hindu, यहाँ तक कि ये कह देती थी कि एक समुदाय विशेष के वोटिंग राइट्स तक छीन लो, वो शिवसेना आज उस कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए बैठी हुई है जो हिंदू आतंकवाद को प्रूव करने में लगी हुई थी और सबसे पहले अधिकार समुदाय विशेष को दे रही थी। पर यह गंदगी केवल अनहोली अलायंस तक सीमित नहीं है, ये और घटिया हो जाती है जब इसमें विदेशी तड़का लगता है। राहुल गांधी विदेश में जाकर दूसरे देशों को भारत में इंटरवीन करने के लिए कहते हैं, ऐसा ही कुछ आतिशी मार्लेना भी करती हैं और परिणाम ये होता है कि जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन भारतीय डेमोक्रेसी पर प्रश्न उठा देती है। राहुल गांधी यूएसए में जाते हैं और कई मीटिंग्स करते हैं जो गोपनीय होती हैं। हमने बहुत लोगों से मुलाकात की थी वॉशिंगटन में, सम पब्लिक सम प्राइवेट। जो प्राइवेट मीटिंग्स थी हमें किसी को बताया नहीं उसके बारे में। और ऐसी ही एक मीटिंग में वो जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध रखने वाली, उनसे डायरेक्ट एड पाने वाली व्यक्ति के साथ भी मिलते हैं और उनके यूएस जाके भारतीय डेमोक्रेसी पर उल्टा सीधा बोलने के बाद ओबामा तक भी भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर प्रश्न उठा देता है। Do not protect the rights of ethnic minorities, then there is a strong possibility that at some point this starts pulling apart. और जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति का खुद का कहना है कि वो भारत से मोदी जैसे फासिस्ट को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और ये सब चीजें 2024 के चुनावों को और अधिक डार्क बना देती है। इसके अलावा विदेशी मीडिया द्वारा भारत की इमेज के विरुद्ध बनाया गया एक मोमेंटम, वो भी इसमें एक योगदान देता है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी की एक एंटी माइनॉरिटी छवि दिखाना और इस डिबेट को हवा देना। What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? फिर यही प्रश्न यूएस की मीडिया के द्वारा नरेंद्र मोदी से पूछा जाना, ये उस पॉलिटिक्स का अंग होता है जो भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में बैठकर रची जाती है। इसके अलावा ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा माइनॉरिटी अपीजमेंट को एक अलग लेवल पर ले जाया जा रहा है। इसका एक परिणाम हमें
कर्नाटक की जीत के रूप में देखने को मिला। The Congress party pulling out the minority card yet again. They promised to reverse the quota decision in the state of Karnataka if they are voted to power. ये सब घटिया राजनीति है जो 2024 की ओर जा रही है, पर बीजेपी इस राजनीति के विरुद्ध क्या कर रही है वो आगे देखते हैं। 2024 के चुनाव गंदगी से भरे होंगे, जिसमें विदेशी ताकतें, मीडिया, अनहोली अलायंसेस सब होगा। सबका लक्ष्य बीजेपी के विरुद्ध खड़े होने का होगा, यह स्पष्ट दिख रहा है। पर इस सब के बीच में बीजेपी क्या कर रही है? क्या वो दूध की धुली हुई है? जी नहीं, बीजेपी 2024 के लिए 4 फ्रंट्स पर गेम खेलती हुई दिख रही है। पहला फ्रंट, बीजेपी पार्टियां तोड़ती प्रतीत होती है पर्दे के पीछे से। 2020 में कोविड का समय था, जनता के साथ इकट्ठे होने पर रोक थी, पर बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही थी, शपथ ले रही थी। कैसे? कांग्रेस से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 एमएलएस कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में मिल गए। कांग्रेस की सरकार गिर गई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, बदले में ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में मिनिस्टर बनाया गया। ये एक एग्जांपल है। यही सब महाराष्ट्र में हुआ, जहां 2024 में 48 सीटों का गेम अब सेट लग रहा है बीजेपी के लिए। वो बात अलग है कि पहले सेम गेम बीजेपी के साथ खेला गया था महाराष्ट्र में, पर बीजेपी अब उस गेम में चैंपियन है जो उसके साथ इतिहास में काफी लंबे समय तक खेला गया है। दूसरा फ्रंट, इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई एक पिंजरे में कैद तोते की तरह बन चुकी है इस सरकार में, यानी यूपीए की सरकार में। आज का सीन है 14 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई हैं ये शिकायत करने के लिए कि सीबीआई और ईडी का प्रयोग उनके विरुद्ध किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी प्ली को डस्टबिन में फेंक दिया, पर ऑपोजिशन पार्टीज का ये ओपिनियन बन चुका है और ये अकारण नहीं है। अधिकांश लीडर्स जिन पर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है वो ऑपोजिशन से ही है। पर इसका एक दूसरा एंगल भी है। मनीष सिसोदिया का एग्जांपल देखिए, कई महीने हो गए, मल्टीपल बेल प्ली एप्लीकेशंस के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दी है। तो ऐसा नहीं है कि सारे केसेस फेक हैं या रियल हैं। हाँ, इंस्टीट्यूशंस का यूज कभी बीजेपी के विरुद्ध होता था, वही आज बीजेपी करती प्रतीत होती है। सोर्सेज के अनुसार ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, ऑपोजिशन को कहीं भी इकट्ठे ना होने देने का। कर्नाटका में कांग्रेस और जेडीएस सरकार चला रहे थे, कुछ एमएलए डिफ्लेक्ट हुए और सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी यही हुआ। अभी तक जो 2 फ्रंट हमने डिस्कस किए हैं वो ऑपरेशन लोटस का ही अंग है। तीसरा फ्रंट, पोलराइजेशन। यदि सरकारी योजनाएं देखें तो मुस्लिम समुदाय को बीजेपी शासित भारत सरकार की तरफ से उनके जनसंख्या अनुपात से अधिक सुविधाएं दी गई हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, पर जब बात होती है बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो कहीं ना कहीं वो जानती है कि पोलराइजेशन उसके फायदे में है और इसका वो खूब प्रयोग करती है। बटन दबाओ दबाना, बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। ये कुछ वैसा ही है जैसा कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करके करती थी। मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। 2024 जीतने के लिए चौथा फ्रंट, इसे गंदी पॉलिटिक्स नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसी फ्रंट से 2019 का चुनाव जीता गया था। Anything that happened in the past, very little got to her. Very little. This time, LPG, the house, even if government didn't build the house for you, you were building a house, they gave you 1.5 lakhs. One after the other, and I was looking for evidence to the contrary. यही स्कीम्स जैसे नल से जल स्कीम या कोविड का टीकाकरण और ऐसी अनेक स्कीम्स हैं बिजली, सड़क, गैस, स्वास्थ्य वगैरह को लेकर जो ग्राउंड पर काम कर रही हैं। एक्चुअली में ऑपोजिशन की अपनी गलत पॉलिटिक्स है और बीजेपी की अपनी, पर बीजेपी का इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स उसे वो एज देता है जिसकी काट किसी के पास नहीं है, जिस पर ऑपोजिशन आज तक एक शब्द नहीं बोल पाया है। और इस सब के बीच दोनों ओर से हो रही घटिया राजनीति है। लक्ष्य केवल 2024 है। क्या इसके लिए ऑपोजिशन एक हो सकती है? और यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो आगे देखते हैं। कांग्रेस ने सभी पार्टीज को बीजेपी के अगेंस्ट यूनाइट होने का न्योता दिया। राहुल गांधी ने भी ये कहा कि यूनाइटेड ऑपोजिशन बीजेपी को हरा देगी अपने आप, जस्ट डू द मैथ। फिर राहुल जी दूसरे स्थान पर गए और वहां जाकर बोले मात्र ऑपोजिशन के यूनाइट होने से काम नहीं चलेगा, कुछ और भी चाहिए। चलो ये तो इनका चलता रहता है और इनके मैथ पर हम आगे आएंगे, अभी कहानी पर वापस चलते हैं। फिर नीतीश कुमार के घर मीटिंग रखवाई गई और मीटिंग में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती और हेमंत सोरेन और कुछ इनके अलावा अन्य लोग भी गए। देखने वाली बात यह थी कि ममता बनर्जी जो मार्च में डिक्लेयर कर चुकी थी कि वो 2024 में किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं होंगी, वो इस मीटिंग में आई, पर वो साथ हैं कि नहीं
उसके बारे में तो भाई या तो वो जानती हैं या भगवान। परंतु बीएसपी की मायावती ने मीटिंग अटेंड नहीं की और साथ ही ये डिक्लेयर कर दिया कि वो कांग्रेस के साथ कहीं पर भी अलायंस नहीं बनाएंगी। ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केजरीवाल ने मॉरल हाई ग्राउंड्स दिखाए और कांग्रेस से अलायंस करने के लिए मना कर दिया। वो एक्चुअली दो चीजें चाह रहे थे। एक, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सेंटर द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस के विरोध में सपोर्ट करे, और दूसरा पॉइंट उनका यह था कि अगर कांग्रेस पंजाब और दिल्ली में चुनाव में हिस्सा ना ले तो आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी और इसके बाद एक अलायंस बनाया जा सकता है। पर दूसरे मुद्दे पर कांग्रेस ने एक शब्द भी नहीं बोला और पहले मुद्दे के लिए साफ इनकार कर दिया। उधर से राजेंद्र चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी के शैडो चीफ हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस करने से मना कर दिया। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का भी क्लियर कट है कि वो यूनाइटेड ऑपोजिशन का पार्ट नहीं होंगे। इधर से जयंत चौधरी, आरएलडी के नेता, उन्होंने भी नीतीश के घर हुई मीटिंग में जाना सही नहीं समझा पर यूनिटी के लिए सपोर्ट किया। तो इनका मोटा मोटा सा अर्थ ये निकाला जा सकता है कि ये अभी थिंकिंग मोड में है और कहीं भी लुढ़क सकते हैं। उधर से वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी ने बीजेपी को पार्लियामेंट के मुद्दे पर अभी सपोर्ट किया, वो भी तब जब यूनाइटेड ऑपोजिशन के नारे बुलंद हो रहे थे। और इन दोनों ही पार्टीज ने नीतीश के घर में हुई मीटिंग को भी अटेंड नहीं किया। तो कयास यही है कि ये भी यूनाइटेड ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं होंगे। उधर से शिरोमणि अकाली दल भी यूनाइटेड ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं होगी। तो मुख्य रूप से कहा जा सकता है इन सभी केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखकर कि यूनाइटेड ऑपोजिशन अभी एक सुंदर स्वप्न ही है। लेकिन फिर भी यदि मान लेते हैं कि यूनाइटेड ऑपोजिशन बन जाता है तो क्या होगा, तो वो गणित अब देखते हैं। तो गणित के अनुसार ऐसी 96 सीट हैं जहां ऑपोजिशन यूनिटी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ही नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी हैं। तो ये अलायंस क्यों ही करेंगे, जैसा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरला। फिर 147 सीट्स ऐसे राज्यों से आती हैं जहां अलायंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। फिर 130 सीट ऐसी आती हैं जहां ऑपोजिशन यूनिटी रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि सीधा का सीधा जो कॉन्टेस्ट है वो दो पार्टी के बीच में है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, गोवा, कर्नाटक। फिर 20 सीट ऐसे राज्यों या यूनियन टेरिटरी से आती हैं जहां पर ऑपोजिशन यूनिटी मैटर नहीं करती, जैसे नॉर्थ ईस्ट। अब इस सब के बाद बची कितनी? 153 सीट जहां ऑपोजिशन यूनिटी मैटर कर सकती है। उसमें भी यूपी में मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो 153 में से 80 सीट सीधा सीधा हटा लो। अब बचे कितने? 73 सीट्स। पिछली बार यूपी में एसपी, आरएलडी और बीएसपी तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और फिर भी बीजेपी को 62 सीट जीतने से नहीं रोक पाए। अब बिना बीएसपी के क्या होगा ये तो समय बताए। यूपीए की पिछली बार 98 सीट थी और ये मान भी लिया जाए कि बची हुई 73 सीट सारी की सारी यूनाइटेड ऑपोजिशन जीत लेगा तो भी बहुत पीछे रह जाएगा गणित के अनुसार। दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि 2019 में बीजेपी ने 224 ऐसी सीट जीती थी जहां पर उनका वोट शेयर 50% से अधिक था, और बीजेपी की झोली में 248 सीट ऐसी हैं जहां पर 2014 और 2019 दोनों में ही बीजेपी जीता। और इन 248 सीट में से मात्र 19 सीट ऐसी थी जहां पर विन मार्जिन पिछली बार 2019 में 5% से कम था, और उनमें से भी 11 सीट यूपी में से थी जहां सबसे तगड़ा अलायंस था। वो अलायंस अब नहीं है। तो ये विशुद्ध गणित है, पर चुनाव गणित से नहीं केमिस्ट्री से होता है। अलायंस शायद संभव ना हो, पर इस चुनाव में विदेशी ताकतों की सहायता का प्रयास और सोरोस जैसे लोगों की भारत में तानाशाही हटाने की धमकियां इस चुनाव को और खतरनाक बनाती हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो समय ही बताएगा, क्योंकि 1998 में भाजपा ने भी इसी प्रकार से ऑपोजिशन की पार्टीज को इकट्ठा करके सरकार बनाई थी। क्या कांग्रेस भी वैसे ही बना पाएगी या नहीं, वो आगे देखने का प्रयास करते हैं। 2024 का चुनाव इन सब धमाकों के बीच होगा। ऑपोजिशन का प्रयास होगा इकट्ठा होने का और बीजेपी का प्रयास होगा उन्हें तोड़ने का। क्या यह गलत राजनीति है? मोरल ग्राउंड्स पर ऑपोजिशन और बीजेपी दोनों गलत दिखते हैं, पर यह राजनीति है। इसमें हर कोई छल करता है। यदि एक पक्ष छल करे और दूसरा पक्ष सही आचरण करे तो इतिहास हमें पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण दिखा देता है। भारत के इतिहास में 2014 के चुनाव में सबसे ऊंची राजनीति देखी गई थी, ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं। क्यों? पॉलिटिकल बयानों की वजह से। ममता बनर्जी का बयान था कि मैं 10 बार प्राइम मिनिस्टर से मिल चुकी हूं, अब क्या उन्हें पीट दूं? प्राइम मिनिस्टर हिजड़ा है, येदियुरप्पा भिखारी है। कई नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे। मोदी के लिए मौत का सौदागर, सत्ता का जहर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, तो मोदी कांग्रेस को खूनी पंजा कह रहे थे।
इसके अलावा भी अनेक ऐसे बयान थे जो पॉलिटिकली बिलो द बेल्ट थे और बाकी कांग्रेस के द्वारा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग तो हो ही रहा था कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। पर विदेशी इंटरफेरेंस, विदेशी मीडिया द्वारा भारत के विरुद्ध फैलाया गया जहर, पर्दे के पीछे से विश्व की कई इकोनॉमीज को गिराने वाले लोगों के द्वारा भारत में हस्तक्षेप, ऑपोजिशन के भीतर 10 साल से सत्ता से दूरी के कारण सत्ता की भूख और पॉलिटिकल पार्टीज का टूटना, ये सब 2014 में भी नहीं था। कदाचित इसीलिए 2024 का चुनाव भारत के इतिहास का सबसे अगलीस्ट चुनाव हो सकता है। इस प्रकार की राजनीति के उदाहरण संपूर्ण विश्व में आपको मिलेंगे। इसीलिए पॉलिटिक्स मोटी चमड़ी वालों का खेल है, एक दलदल है और इस हमाम में सब नंगे हैं। इतिहास में भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। क्या बीजेपी ऑपोजिशन की राजनीति का उत्तर जिस राजनीति से दे रही है वो सही है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट्स करके बताइए। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, यही एकमात्र मोटिवेशन है हमारा। सपोर्ट करें हमारे कार्य को patreon.com और UPI के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिलेगा। सपोर्ट आपका वांछनीय है, चैनल उसी से जीवित रहता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें और अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। गाइस, तो जैसा हमने देखा दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन ये आप देख ले कि जो ये पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत ही ना एक ख़राब चीज़ है, इससे दूर ही रहना चाहिए। बाकी आप देख लें कि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, हर एक अपना भरपूर ट्राई में है कि जैसे भी हो ना अपनी भाई तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल वही आता है कि भाई जो कि आप देख ले कि जो ऊपर से ना ये जो बाहर से जो मार पड़ती है ना, इस चीज़ की हमें नहीं समझ आती कि ये कैसे भाई एक किया जाता है या क्यों किया जाता है, ये नहीं समझ आ रही। क्योंकि ये अंदर से खोखला करने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं ना, ये तो ठीक नहीं होती। अपने देश में ठीक होता है क्योंकि सियासत है, इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। आपको क्या बताएं, इधर हम क्या क्या चीज़ देखते हैं कि सोच विचार से 2024 जो इलेक्शन है ना, ये काफ़ी टफ इलेक्शन है बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान। और जो मतलब कि आप पार्टीज वगैरह हैं उन्होंने तो अब ना भाई जो उनसे हो सकता है उन्होंने करना है, लेकिन ये इलेक्शन काफ़ी टफ रहने वाला है। क्योंकि अब राहुल गांधी जैसे अब वो मतलब कि USA में गया था भाई, उसने खुल्ला टारगेट किया था एक मतलब के एक बीजेपी को और इंडिया को और मिड को भी। आप समझ लें कि उधर मतलब के मिनॉरिटी और मुस्लिम के साथ अच्छा विवाद नहीं हो रहा। इसलिए भाई अब जो एक उन्होंने एक कैंपेन चलाई है ना, एक मतलब के ऊपर से बाहर से, वो काफ़ी डेंजर है एक कैंपेन, ओबामा वाला जिस तरह। हाँ, ओबामा वाला, और हर चीज़ उसमें शामिल आ जाती है। तो ये एक प्लानिंग के थ्रू होता है। लेकिन आगे से भाई है भी बीजेपी, उनमें काफ़ी एक मतलब के लीडर अच्छे भी हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें समझते हैं जो उनको भाई एक डिफाइन करेंगे ज़रूर। नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखें ना बीजेपी की पॉलिटिक्स, तो वो एक इस तरह है कि जिस तरह आप वो मुल्क के लिए एक बेहतर जमात साबित हो रही है ना, तो उसको तोड़ने के लिए ज़ाहिर बात है ये कोई ना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जो है ना वो नज़रों से गुजरते हैं कि जिसमें कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं ना वो मतलब इस हद तक कहते हैं कि मतलब जब 2024 का इलेक्शन आएगा ना PM का, तो उस वक़्त आपको पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है कि वो मतलब इतने कॉन्फिडेंस उनको किस तरह है कि मतलब वो एक टफ़ टाइम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, जो हम देख रहे हैं कि एज पर परफॉर्मेंस जो है ना वो PM मोदी के लिए कोई अब इतना मुश्किल नहीं है इलेक्शन जीतना। लेकिन जब इस तरह के सीन आते हैं ना, जिस तरह अब मतलब लास्ट कुछ एक्टिविटीज़ जो है ना वो मतलब एक ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है वो हिंदू मुस्लिम वाला सीन जो है ना उसको किया जाता है, और बहुत सारे बाहर के जो लोग हैं ना वो इस तरह की स्टेटमेंट से सामने आते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है ना वो साबित भी होती हैं। और हमारा एक भाई दोस्त भी है, वो भी मुझे बल्कि उसने भी क्लियर बताया था कि आप देख लेना कि ऐसे ऐसे जो है ना वो रंग रलियाँ नज़र आएंगी 2024 के इलेक्शन में PM मोदी को हराने के लिए कि आप जो है ना वो दंग रह जाएंगे। आप अपनी पाकिस्तान की सियासत जो जिस तरह आप समझते हैं ना कि आपका दिल जो है ना वो उठ गया है या आप बिल्कुल जो है ना वो देखने नहीं चाहते, तो वहाँ पे भी एक ऐसा खेल जो है ना वो खेला जाएगा और जिसका जो है ना वो प्रैक्टिकल आप शुरू भी हो गया। जिस तरह महाराष्ट्र में आप देख लें कि वहाँ पे ये चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, 2-3 दिन से पिछले जो है ना वो
काम स्टार्ट हुआ है। और अब जो है ना वो यहाँ पे फ़र्ज़ बनना है वहाँ की आवाम का कि वो किस हद तक जो है ना इस चीज़ को बचाती है। अगर इस दफ़ा बचा गया, क्योंकि पहली जो टर्म गुजरी है ना पीएम मोदी जी की, वो तो मतलब उन्होंने वो खड्डे खुड्डे सीधे किए हैं जो मतलब पहले बहुत बड़े बड़े थे। सेकंड में अब क्या हुआ कि उन्होंने मतलब वो एक ऊंचाई की तरफ निकले हैं, तो उसके रिज़ल्ट आप देख लें एंड तक जो है ना वो हर कोई जो है ना यहाँ तक के बड़े बड़े मुल्क जो है ना इस चीज़ की तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सके। तो अगर आप बचा गए इस चीज़ को तो फिर तो भाई हर तरफ रोशनी रोशनी है। जो अगर आप मतलब ये ताकतें हैं इंटरनल इन्होंने कोई नीचे से जड़ें काट दी तो फिर जो है ना वो मामला ख़राबी की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी तक भी हम इस होप में हैं, हमें यकीन है कि ये चीज़ें होंगी नहीं। लेकिन ज़ाहिर बात है दुश्मनी या आप कह लें या कोई भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल ऑपोजिशन यार देख हाँ, जो वो हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेगी इस चीज़ को लेकर। हाँ देखो अच्छी वीडियो थी भाई, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।